हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तभी मेंस के एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त की जा सकती है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपके साथ है, उसका कंटेंट, उसका मटेरियल यूटिलाइज कीजिए, रेफरेंस पॉइंट मान कर लिखिए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस लगातार जारी रखिए। हम लोगों की जो चर्चा है उसमें हम लोग कल पहुँच चुके थे पॉइंट नंबर 7 में, GS1 यूके PCS को ध्यान में रखकर मेंस। तो आज हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आता है। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव पड़ना है हमको, तो इन तीन चीज़ों से आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये सारी बातें अपने पढ़ाई के दौरान पढ़ी भी होंगी प्री वाले एग्ज़ाम के दौरान। तो हमारा जो इसमें एम्फेसिस है वो है ग्लोबलाइजेशन पर। लेकिन ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए हमें ये सारी चीज़ें अगर पहले से पता हैं तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज किया 1990 में, और जिसको हम देख सकते हैं 8th 5 ईयर प्लान के दौरान, जो शुरू हुआ था 1992 में 1997 तक। LPG की जो कॉन्सेप्ट है हम देख सकते हैं वो आज भी क्या है, जारी ही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ग्लोबलाइजेशन को समझ लेना होगा कि उसकी परिभाषा क्या है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो उसका इंट्रोडक्शन आप ग्लोबलाइजेशन से शुरू कर सकते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है वो स्वयं WTO द्वारा प्रकाशित है, उसको पढ़ लेते हैं कि क्या मतलब है उस चीज़ का। हैसल फ्री ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड लेबर पावर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एज पर WTO। ठीक है, अर्थात वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और श्रम शक्तियों का एक देश से दूसरे देश में अप्रतिबंधित आवागमन वैश्वीकरण कहलाता है। ये इसकी एक डेफिनेशन है। ठीक, तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन सोसाइटी, what is the impact of globalization in the women empowerment, what is the impact of globalization in the marginalized group living in India। इस तरह के तमाम क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से क्रिएट किए जा सकते हैं। तो आइए कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ध्यान में रखिए कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट। देखिए, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, अर्थात वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाउ इट अफेक्टेड द रोल ऑफ वुमेन्स एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। ठीक, तो इसमें समझ लीजिए कि ये 150 वर्ड्स में अगर आपको लिखने को मिले तो क्या क्या चीज़ें हमको अपने आंसर में इंक्लूड करनी चाहिए। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए, वैश्वीकरण जो हुआ, हम कह सकते हैं कि WTO ने इसकी भूमिका को और भी ज़्यादा विस्तार दिया है। तो इसका जो इम्पैक्ट है लगभग सभी वर्गों या सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ग्लोबलाइजेशन टचेस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अर्थात वैश्वीकरण ने अर्थव्यवस्था और समाज के लगभग सभी क्षेत्रों को क्या किया है, प्रभावित किया है और उसको टच किया है, यानी कि छुआ है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ फैसिलिटेटेड द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, वैल्यूज, कल्चर्स एंड लाइफस्टाइल्स अमंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। विश्व एक गांव यानी कि ग्लोबल विलेज बनाने की बात कही गई, अर्थात जहां पर व्यापार, आइडियाज़ बिना किसी बाधा के एक देश से दूसरे देश में प्रसारित किए जा सके, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या संभावनाएं क्रिएट करी होंगी। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ यानी कि विचारों का आदान प्रदान, मूल्य, कल्चर और लाइफस्टाइल अमंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। अब देखिए, भारतीय समाज को अगर हम देखें तो इसका ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमें रोज़मर्रा के जीवन में देखने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है ना। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारा जो रहन सहन है ग्लोबलाइजेशन की वजह से कितना बदला है। ज़रा भारत को उठाकर देखिए, 1990 से पहले और 1990 के बाद के भारत की तस्वीर पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नजर आएगी। इसका सीधा कारण क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। भारत ने अपनी आर्थिक नीति में बदलाव किया, कई सारी विदेशी कंपनियां भारत में आकर स्थापित हुई 1992 के बाद।
पुरानी जो कोका कोला की कंपनी थी जो 1970 के दशक में वापस चली गई थी, वापस फिर से लौट कर आती है। ठीक है, तो हमने दरवाजे खोल दिए कई सारी कंपनीज को, एमएनसीज के लिए कि भारत में आकर इस्टेब्लिश हों, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, फ़ायदा कमाएं और फ़ायदा दें किसको, सरकार को, टैक्स के रूप में। तो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हुई इंडिया में 1990s में, कंपनी के लिए भी, भारत के समाज के लिए भी और सरकार के लिए भी। तो जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट समाज में ज़रूर पड़ा होगा, क्योंकि जब इनकम बढ़ी समाज की या समाज में रहने वाले लोगों की, तो उनकी परचेजिंग पावर भी ज़रूर बढ़ी होगी। परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से डिमांड क्रिएट हुई होगी, मार्केट में और भी ज़्यादा मात्रा में चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन कौन कर रहा था? कंपनी करवा रही थी। कौन कर रहे थे? लोग कर रहे थे। तो एक प्रकार से एक ऐसी साइकिल क्रिएट हुई इकोनॉमी की, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को एक रफ्तार दी है और एक सशक्त मिडिल क्लास बनकर उभरा। और हम कह सकते हैं कि इंडिया जैसे विकासशील देश में मिडिल क्लास की कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका है, और एक सबसे बड़े बाजार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत स्थापित भी हो चुका है। और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, इट ऑल्सो लेड टू द इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल इश्यूज एंड सच एज माइग्रेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कैसे पड़ा होगा? जाहिर सी बात है कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा इस्टेब्लिश हुई होंगी, लोग वहाँ पर प्रवास करेंगे, माइग्रेट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर ज़्यादा होंगी वहाँ पर माइग्रेट करेंगे, तो इससे मोबिलिटी बढ़ी लोगों में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग पहुँचे, कल्चर का आदान प्रदान हुआ, तो एक फ्यूज़न देखने को मिलता है हमें। अर्बनाइजेशन है ना, यानी कि शहरीकरण बढ़ा होगा इस चीज़ से, उपयोगितावाद बढ़ा होगा, इंडिविजुअलिज्म एंड आइडेंटिटी क्राइसिस से भी क्या पाई गई होगी? निजात पाई गई होगी। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड द सोशल एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एज वेल। देखिए, ग्लोबलाइजेशन ने लगभग सभी क्षेत्रों को छुआ है, जैसा कि अभी मैंने कहा। तो इसमें महिलाओं की भूमिका भी हम देखते हैं कि निखर कर आती है। उनके एम्पावरमेंट में इसने ज़रूर एनकरेज किया होगा, महिलाओं को एनकरेज किया होगा कि आप आएँ और अपने आइडियाज़ सामने रखें। तो भारत की इकोनॉमी में महिलाओं की भूमिका भी इन वजहों से तय हो पाई। ठीक है, अब देखते हैं कि किस प्रकार से विमेंस पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा। ग्लोबलाइजेशन क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर विमेंस इन वेरियस सेक्टर्स। देखिए, वैश्वीकरण के कारण महिलाओं को कई सारे अवसर मिले होंगे कई सारे क्षेत्रों में, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में। इनकी भूमिका लगातार क्या हुई? बढ़ती गई। लेकिन अभी भी जो हमारे गोल्स हैं वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को लेकर, अभी भी हम उससे काफ़ी दूर हैं और प्रयास अभी भी क्या है? जारी है। और हम देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो भारत सरकार ने जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास किया है, उसमें क्या है कि महिलाओं की भूमिका और भी सशक्त होकर निकलेगी जब उनको 33% रिजर्वेशन मिल जाएगा संसद में, विधानसभाओं में और दिल्ली की विधानसभा में। तो हम देख सकते हैं कि पॉलिसी मेकिंग में भी महिलाओं की भूमिका और भी ज़्यादा सुनिश्चित की जा सकती है। इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप लोग अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह के आंसर को लिखने में सिर्फ आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं दिखाना है, आपको नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिखाना होगा। इसीलिए मैंने अलग से नोट लिखा है कि while explaining this topic you need to reveal both positive and negative aspect of globalization on the role of women। जैसे ये तो बात हो गई पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ की जो महिलाओं के समक्ष आती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस ये बड़ा है। इनसिक्योरिटी का जो फैक्टर है वो भी हम देखते हैं। कई सारे हिंसाएं है ना, बलात्कार जैसी घटनाएं भी काफ़ी बढ़ी हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों कितना बवाल हुआ है डॉक्टर की हत्या और उस चीज़ को लेकर, आप जानते ही हैं। फ्रिक्शन वॉज क्रिएटेड बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। इनके आगे आने की वजह से ज़रूर, क्योंकि महिला जब आगे आई तो उसने अपने उन बंधनों को ज़रूर तोड़ दिया होगा जिनकी वजह से वो पहले बंधा हुआ महसूस करती थी। अब वो एक आज़ाद ख्याल महिला है, आज़ाद ख्याल। ठीक है, अपने पार्टनर को चूज़ करने की भी उनको आज़ादी है। ठीक है, राइट टू चूज़ है ना, राइट टू कई सेक्टर में हम देख सकते हैं कि महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई है और वोकलिस्ट हुई हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी। तो ग्लोबलाइजेशन ने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी महिलाओं के लिए। तो इन सब दोनों पहलुओं को 60-40 के रेशियो में आप इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा सकते हैं।
एक चीज़ और बच रही है इसमें, वो है कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो था उसको किस प्रकार का हम देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का लाभ मिलता है। मार्जिनलाइज्ड सेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें दलित वर्ग आ जाता है, आदिवासी आ जाते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग आ जाते हैं। दे ऑल्सो स्टार्टेड एसेटिंग देयर इंडिविजुअलिटी। इनको भी ऐसा महसूस हुआ कि हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, भारत का संविधान सभी के लिए एक समान है। ये बातें धीरे धीरे इन तक भी पहुंच रही हैं कि हम भी कुछ करतब दिखा सकते हैं, हमारे अंदर भी संभावनाएं मौजूद हैं। टैलेंट देखिए सभी के अंदर होता है। तो ये सब बातें जब इनको पता चलती हैं कि हाँ हमारे अंदर भी संभावनाएं हैं, हमको तो खाली अभी तक सताया गया था, वी कैन ऑल्सो क्रिएट वेरियस थिंग्स, तो इन्होंने भी अपना रोल निभाना आरंभ किया, जिसका श्रेय किसको दिया जाना चाहिए? वैश्वीकरण को। इट क्रिएटेड न्यू प्लेटफॉर्म्स टू परफॉर्म, दे बिकम मोर वोकल टुवर्ड देयर राइट्स। इस तरीके से जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन था वो भी अपने अधिकारों के लिए अधिक वोकल हुआ। कई सारे ऐसे संगठन बने जो इनकी आवाज़ बनते हैं, ठीक है। लेकिन इसका भी आपको नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाना होगा, दिखाना चाहिए, तभी आंसर बैलेंस माना जाएगा कि इनके इस वोकल होने के वजह से जो डोमिनेटिंग सेक्शन है ना, वो भी फिर रिएक्ट करता है, ठीक। तो दोनों चीज़ें आपको दिखानी होंगी, ओके। तो ये एक छोटी सी चर्चा थी जो आपका ध्यान आकर्षित करती है टॉपिक नंबर 8 पर। स्टडी फॉर सिविल सर्विस में इसको लेकर काफ़ी डिटेल में मैटर प्रोवाइड किया गया है। आप उसको पढ़िए, समझिए, आंसर लिखकर भेजिए, फीडबैक दिया जाएगा, और आंसर किस तरीके से लिखा जाता है इसमें भी आपकी मदद की जा रही है, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ बने रहिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि इतने कम समय में इससे अधिक कुछ हो भी नहीं सकता। कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन चेकिंग द फीडबैक्स, टेकिंग द फीडबैक्स ऑफ द स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम, ओके। हम आपके साथ हैं और आप और हम मिलकर काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेहनत करते रहिए, रेस्ट भी करिए और ऑप्टिमम यूज़ करिए टाइम का और हमारे कंटेंट का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही। थैंक यू।